हेलो। टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट बोलूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ का मतलब क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज अपने को क्या पढ़ना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट इंक्लूड है, ये अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं। देखो, आज तक अपने क्या सुना होगा कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आज एक नया कंसेप्ट आया है। कौन सा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले हम इनमें थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अपने मेंबर्स और सोसाइटी को क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना है। क्या करना है? अपनी मेंबर्स और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना मेन एम किसका दे रखा था? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो आज क्या पढ़ेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, मीनिंग देखो, यहाँ पर लिखा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जिनका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अपने मेंबर्स और सोसाइटी को क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना है। क्या है? अपने मेंबर्स और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन एम है। तो ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काफी डिफरेंस है। इनके अकाउंट्स भी अलग अलग बनते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। आज अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तो देखो, मैंने एनपीओ की डेफिनेशन बताई। एनपीओ क्या है? एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि क्या करना है? अपने मेंबर्स और सोसाइटी को क्या करना है? सर्विस प्रोवाइड करना है। अब एनपीओ का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? एनपीओ का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 में, सेक्शन नंबर 8 में एनपीओ का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अब आप बोलोगे कि कुछ एनपीओ के एग्जाम्पल दो जो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो देखो, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लाइब्रेरी है, ये सारे क्या हैं? धार्मिक संस्थाएं हैं। ये सारे एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि इनका मेन एम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना है। क्या है मेन एम इनका? सर्विस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ तक समझ आया कि एनपीओ का मीनिंग समझ आया। इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना है। किसको? मेंबर्स और सोसाइटी को। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कंपलसरी है? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 में एनपीओ का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब एनपीओ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ध्यान से देखना इसको। फर्स्ट क्या है कि मेन एम इज सर्विस। एनपीओ का मेन एम क्या है, आप बताओ? एनपीओ का मेन एम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि एनपीओ का मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना है। सेकंड है फॉर्म चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। देखो, जब भी एनपीओ बनती है ना, कभी भी एनपीओ कोई कंपनी की फॉर्म में नहीं बनती, बल्कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट या एक सोसाइटी के रूप में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो एनपीओ क्या है? एनपीओ एक चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी के रूप में बनती है। थर्ड क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। देखो, सेपरेट एंटिटी है बिल्कुल। जो पर्सन इसके अंदर पैसा लगाते हैं, यानी जो पैसा डोनेट करते हैं, जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट और कंपनी दोनों क्या है? अलग अलग एंटिटी है। इसमें मेंबर्स अलग होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन अलग होते हैं। यानी मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन के अपना अपना सेपरेट एंटिटी है दोनों। यानी मेंबर क्या है? अलग एंटिटी है, और ये एनपीओ क्या है? अलग एंटिटी है। नेक्स्ट क्या है कि मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर। अब पहले तो ध्यान रखना कि मेंबर वर्ड, कई बार क्वेश्चन ये पुट कर लिया जाएगा कि एनपीओ के अंदर जो पैसा डोनेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको मेंबर बोलते हैं?
क्या उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, क्या उसको पार्टनर बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उनको मेंबर बोलते हैं। जो पर्सन, जो इंस्टीट्यूशन एनपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उन पर्सन को क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन ये लगा हुआ है कि एनपीओ को रन कौन करता है? एनपीओ को रन कौन करता है कि मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर, यानी सभी मेंबर्स के द्वारा, जो कुछ सेलेक्ट किए हुए मेंबर्स के द्वारा एनपीओ को रन किया जाता है। मान लो एक एनपीओ के अंदर 50 लोग हैं, 50% है, क्या करेंगे? 10 लोग को सेलेक्ट कर लेंगे, 10 लोग को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट करेंगे, और अब ये 10 लोग क्या करेंगे? इस एनपीओ को रन करने का काम करेंगे। यानी जितनी भी एक्टिविटी होंगी, सभी एक्टिविटी को कौन देखेगा? ये 10 लोग देखेंगे। तो क्या है? मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर के द्वारा इनको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? मेजर सोर्स ऑफ इनकम। इनकी जो एनपीओ है, एनपीओ को इनकम अर्न कहाँ से है? अभी देखो, आप बोलोगे कि एनपीओ का मेन एम तो प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, तो फिर इनके पास इनकम क्यों आएगी? इनकम कहाँ से आएगी? देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, यह आपको भी पता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कहाँ से आएगा? हालांकि इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, कोई पर्सन यहाँ पर प्रॉफिट के मकसद से कभी इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि क्या, इनकी इनकम का सोर्स क्या है? डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखो, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है कि किसी ट्रस्ट ने बनाया हो, किसी पर्सन ने डोनेट किया हो। मान लो किसी पर्सन ने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, किसी एक छोटे से हॉस्पिटल बनाना है, उसके अंदर 10 करोड़ रुपए लगाए। अब 10 करोड़ रुपए उस पर्सन ने इनकम अर्न करने के लिए नहीं लगाए हैं, उस पर्सन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, बल्कि सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना था, इसलिए उसने हॉस्पिटल बनवाया है। तो यहाँ पर जो इनकम अर्न होती है, यानी इनके पास पैसा कहाँ से आता है? इनके पास या तो कोई पर्सन, कोई इंस्टीट्यूशन इनको डोनेट करता है, या गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं, या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, यानी ये कुछ पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से जो इनकम अर्न होती है, वहां उससे अपने एक्सपेंस को पे करते हैं। अब देखो, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे ही प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, तो जितने भी एक्सपेंस हैं सारे लेस करके पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उसको क्या किया जाएगा? शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन एनपीओ का मेन एम कभी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अगर प्रॉफिट होता भी है, देखो एनपीओ भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो सरप्लस या डेफिसिट तो निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस तो आएगा। क्या उस प्रॉफिट या लॉस को शेयर इस मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एनपीओ से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, उसको कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने ये सोचकर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था कि मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, उसने सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एनपीओ में पैसा डोनेट किया था। तो ये ध्यान रखना कि जो एनपीओ से जो प्रॉफिट निकलता है, जो सरप्लस आता है, उसको कभी भी मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फिर हमारे पास अकाउंट्स। देखो, जब भी आप बोलोगे कि अगर एनपीओ का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, तो उनको अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? देखो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने करंट एक्सपेंस और करंट की इनकम को तो वो जानना चाहते हैं कि कितनी एक्सपेंस हुए हैं, कितने इनकम हुए हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ अकाउंट डिसाइड किए हैं, कुछ अकाउंट कंपनी एक्ट में डिसाइड किए हैं कि उनको फॉलो करना कंपलसरी है। कहने का मतलब है कि एनपीओ भी अपनी करंट के एक्सपेंस और इनकम को जानना चाहते हैं कि कितने एक्सपेंस हुए, कितनी इनकम हुए। इसलिए एनपीओ को भी क्या है, प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। फिर है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, यानी कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं, किसको? एनपीओ को। देखो, अपने को पढ़ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, किसके? एनपीओ के। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं? तो एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड है बैलेंस शीट। तो ये 3 अकाउंट, हम बोल सकते हैं कि ये 3 अकाउंट, ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ को तैयार करने कंपलसरी है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब प्रिपेयर करेंगे, और बैलेंस शीट कैसे और कब प्रिपेयर करेंगे, ये अभी आप डिस्कस करेंगे अपन। तो अब मैंने क्या बताया कि एनपीओ क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एनपीओ क्या है? एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है,
बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना है। किसको? सोसाइटी और मेंबर को। इसकी एक सेक्शन ध्यान रखना आपको, सेक्शन नंबर 8 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 में एनपीओ का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या है? किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ये सेपरेट एंटिटी है, एनपीओ अलग एंटिटी है और इसके मेंबर अलग एंटिटी है। इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो पैसा डोनेट करता है, उसको मेंबर बोलते हैं। और क्या है? पूरी एनपीओ को कौन मैनेज करता है? पूरी एनपीओ को कुछ इलेक्टेड पर्सन ही, कुछ इलेक्टेड मेंबर ही क्या करते हैं? उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनकी इनकम का मेजर सोर्स क्या है? डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है? कभी भी एनपीओ के सरप्लस को, प्रॉफिट को कभी भी शेयर होल्डर के अंदर, शेयर होल्डर नहीं, मेंबर्स के अंदर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। नेक्स्ट है अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट है बैलेंस शीट। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंस देखते हैं। देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। किसको? अपने मेंबर्स को और सोसाइटी को। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट। देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट के कैपिटल हेडिंग के अंदर शो करते हैं। और जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो शेयर होल्डर के अपने अपने कैपिटल अकाउंट में अपना अपना प्रॉफिट क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट कभी ओपन नहीं करते, बल्कि कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल फंड में शो करते हैं। कैपिटल फंड में शो करेंगे कि किस मेंबर ने कितना डोनेट किया है, उसकी लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, ये सब कुछ कहाँ शो करेंगे? कैपिटल फंड के अंदर शो करेंगे। और इस एनपीओ से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला है, उसके लिए हम प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज़ ना करके क्या यूज़ करते हैं? सरप्लस और डेफिशिएट। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यानी उस प्रॉफिट और लॉस को भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? इस कैपिटल फंड में ही ऐड या लेस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करता है तो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और होता है बैलेंस शीट। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं? इस चैप्टर में, यानी कि इसमें नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को पढ़ने हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आप बोलोगे पहले इनको पढ़ो फिर इनको पढ़ो। देखो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनका सिर्फ नाम चेंज हुआ है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि कौन सा अकाउंट किसके जैसा है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनल स्टेटमेंट होते हैं उसमें 3 स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्या निकलता है? बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो होता है। लेकिन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, उससे क्या निकलता है? सरप्लस और डेफिशिएट निकलता है। देखो, सरप्लस कब होगा, डेफिशिएट कब होगा? अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो सरप्लस कहलाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो क्या बन जाएगा? बिजनेस के लिए, इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन जाएगा? डेफिशिएट बन जाएगा। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा क्या शो करते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को शो करते हैं। एनपीओ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या शो करता है? वो सरप्लस और डेफिशिएट को शो करता है। ये एक तरीके का प्रॉफिट और लॉस ही है। सरप्लस को हम प्रॉफिट बोल सकते हैं और डेफिशिएट को हम लॉस बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हालांकि कुछ रिजर्व रख लेते हैं बिजनेस में, लेकिन एट द एंड जो प्रॉफिट बचता है उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन एनपीओ में जो सरप्लस होता है उसको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि कहाँ ऐड कर देते हैं, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंस था। एक डिफरेंस तो ये मेन है कि इसमें अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं किसको, प्रॉफिट को जो निकलता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन एनपीओ में कभी कैपिटल अकाउंट में ओपन ही नहीं होता कैपिटल अकाउंट। पहली बात तो कैपिटल फंड अकाउंट ओपन करते हैं और वहाँ पर जो भी बिजनेस से टोटल प्रॉफिट निकलता है उसको इस कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। एक ये ध्यान रखना है कि इनका प्रॉफिट कभी डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा किसका, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन एनपीओ का प्रॉफिट कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। एक इनके फाइनल अकाउंट को ध्यान रखना है, कौन कौन से फाइनल अकाउंट हैं। अब देखो, अब अपने पास अपना जो मेन जो चैप्टर है क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आज अपने को पढ़ने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एनपीओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है यही पढ़ने हैं। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। हालांकि एनपीओ का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना है, फिर भी एनपीओ को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वो भी अपनी करंट एक्सपेंस और करंट इनकम को जानना चाहता है। वो भी देखना चाहता है कि हमारी एनपीओ में कितना पैसा एट प्रेजेंट है, यानी किस पर्सन ने कितना डोनेट किया है। ये सब कुछ देखने के लिए उसको भी अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। अब देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताऊंगी। जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी से आप समझ पाओगे। देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, देखो, कैश बुक हालांकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक का इतना रोल नहीं है, बल्कि कैश बुक के बेस पर क्या प्रिपेयर कर देते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर से बताती हूँ, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक कदम आगे चलता है। कैसे, वो कैश बुक के ऊपर क्या प्रिपेयर कर देता है, कैश बुक के बेस पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर कर देता है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक की समरी है और कुछ नहीं है। कैश बुक में क्या है कि डेट वाइज ट्रांजैक्शन होती हैं, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि क्या है, उन ट्रांजैक्शन को सम करके, उन ट्रांजैक्शन को ऐड करके मेन हेडिंग में शो करते हैं। कहने का मतलब है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है, और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें कैश बुक एक मेन बुक है, एक प्रिंसिपल बुक है। कैश बुक क्या है, आपने पहले की वीडियो देखी होंगी तो मैंने बताया था कैश बुक क्या है। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक्स भी है, कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक भी है। कैसे, देखो, टोटल 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं किसके अंदर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जब भी प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जब भी फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो 8 सब्सिडरी बुक को प्रिपेयर करते हैं। किस, अगर जर्नल प्रिपेयर नहीं किया तो प्रिपेयर करते हैं किसको, सब्सिडरी बुक्स को। 8 सब्सिडरी बुक्स कौन सी है, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल्स, बिल पेबल्स, और लास्ट क्या है, जर्नल प्रॉपर। तो 8 सब्सिडरी बुक्स में पहली सब्सिडरी बुक्स कैश बुक है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक तो प्रिपेयर करते हैं, बट क्या कर देते हैं, कैश बुक की समरी किस में तैयार कर देते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंट ईयर के कितने करंट एक्सपेंस हैं और कितनी करंट इनकम है, ये देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन एनपीओ में करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम देखने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। एज इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे है, सिर्फ नाम चेंज किया है। इस साइड डेबिट साइड एक्सपेंस आते हैं, क्रेडिट साइड इनकम आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी डेबिट साइड एक्सपेंस आते हैं, क्रेडिट साइड इनकम आती है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, नेम प्लेट का डिफरेंस है। नेम प्लेट किसकी रख दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। नेम प्लेट का नाम क्या रखा चेंज करके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कोई डिफरेंस नहीं है। और फाइनल क्या है, फाइनल है बैलेंस शीट। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो ये ध्यान रखना कि एनपीओ के
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने कंपेयर करके बताया है, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये मैंने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंस बताए थे। अब देखो, अपने को पढ़ना क्या है? पढ़ना है प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं 1, 2 और 3। अब अपने को 1 बाय 1 क्या पढ़ना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। अब अपन ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं। किसके? एनपीओ के। अब अपन पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके? एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एनपीओ को पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है? देखो, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एज इट इज कैश बुक के जैसे है। हालांकि ये कैश बुक की समरी ही बोल सकते हैं। किसको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक की समरी बोल सकते हैं। क्यों? अगर देखो, कैश बुक जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैश बुक दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेस पर कौन प्रिपेयर करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं। अब देखो, अगर कैश बुक बना ली थी तो फिर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों थी? देखो, कैश बुक के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो हमेशा डेट वाइज की जाती है, यानी एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैश बुक में बिजनेस से रिलेटेड ओनली कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उन कैश की ट्रांजेक्शन की समरी किस में शो करते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? कैश बुक की समरी है। जैसे कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में रिसिप्ट आते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट आती है, वैसे ही रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी डेबिट साइड में रिसिप्ट आते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट आती है। यानी सिर्फ घर की नंबर प्लेट चेंज की है, सिर्फ नेम प्लेट चेंज की है और कुछ भी नहीं किया। कैश बुक की और रिसिप्ट एंड पेमेंट की सिर्फ नेम प्लेट चेंज हुई है। पहले नेम था कैश बुक, अब नेम प्लेट हटाई और चेंज करके दूसरी नेम प्लेट लगा दी। क्या लिख दी? रिसिप्ट और पेमेंट। हालांकि दोनों ही, चाहे कैश बुक हो चाहे रिसिप्ट और पेमेंट हो, दोनों ही कैश बेसिस पर तैयार किए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये कैश बेसिस क्या है? देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने के दो बेस हैं। या तो कैश बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर लो, या फिर अक्रूवल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करो। कैश बेसिस का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी तो सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिनका नेचर क्या होगा? कैश होगा। यानी जिनसे या तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं या फिर कैश रिसीव हो रहा है। आप बोलोगे ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिनसे बिजनेस के अंदर कैश रिसीव नहीं होता या फिर पेमेंट नहीं होती? एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से ना तो बिजनेस में कैश आया है ना बिजनेस से कैश गया है। ये क्या है? ये एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन किस बेसिस पर? अगर अक्रूवल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। अगर हम कैश बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और अक्रूवल बेसिस में, अक्रूवल बेसिस के अंदर ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और फाइनेंशियल इन नेचर होनी चाहिए, चाहे वो कैश में कन्वर्ट हो या न हो, ये मायने नहीं रखता। अक्रूवल बेसिस का एक बेस्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे क्रेडिट में सेल्स किया, क्या क्रेडिट सेल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। क्या क्रेडिट परचेज को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो अक्रूवल बेसिस पर तैयार करते हैं। हालांकि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर किसको प्रायोरिटी दी गई है, किसको मतलब महत्व दिया गया है? अक्रूवल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना बेटर माना गया है, उसी को फाइनल सेलेक्ट किया गया है। कैश बेसिस पर, अब देखो आप पॉइंट पर आते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और कैश बुक दोनों कैश बेसिस पर तैयार की जाती है, यानी सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन को ही इनमें रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट में? रिसिप्ट और पेमेंट और कैश बुक के अंदर। अब समझ आया कि रिसिप्ट और पेमेंट क्या है? कैश बुक की समरी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट,
रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कैम इन, डेबिट व्हाट कैम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है? एक रियल अकाउंट। अब देखो, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को कब प्रिपेयर करते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं। और किस बेस पर प्रिपेयर करते हैं? कैश बुक को बेस मानकर उसके बेस पर प्रिपेयर किया जाता है। तो एट द एंड, ये ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ द प्रिपेयर किया जाएगा और कैश बुक के बेस पर इसको हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं कि इसको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को। अब देखो, रिसिप्ट क्या है और पेमेंट क्या है, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट के दो साइड हैं। एक साइड को रिसिप्ट बोलते हैं डेबिट साइड को, और क्रेडिट साइड में हम बिजनेस से रिलेटेड सारी पेमेंट लिखते हैं। अब देखो, रिसिप्ट क्या है और पेमेंट क्या है। अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है, अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं। अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पेमेंट बोलते हैं। देखो, अगर पैसा बिजनेस से आ रहा है तो क्या बोलेंगे? रिसिप्ट बोलेंगे। अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है तो क्या बोलेंगे? पेमेंट कर दी, उसको पेमेंट बोलेंगे। अब देखो, एक पॉइंट और आया होगा आपके दिमाग में कि कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कैश बुक के दोनों कॉलम, यानी कैश अकाउंट और कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। किसमें? रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर। ये पॉइंट भी ध्यान रखना आपको। अब देखो, अपन पढ़ रहे थे रिसिप्ट और पेमेंट क्या है। बिजनेस में पैसा आया, रिसिप्ट। बिजनेस से पैसा गया, पेमेंट वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। अब रिसिप्ट दो प्रकार की हो सकती है, एक कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है और एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। वैसे ही पेमेंट भी दो टाइप की हो सकती है, एक कैपिटल पेमेंट हो सकती है और एक रेवेन्यू पेमेंट है। अब देखो, कैपिटल रिसिप्ट क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल आपको बताऊं, मान लो हमने क्या किया, लोन रिसीव किया। हमने लोन लिया है किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, मान लो किसी भी फिक्स एसेट्स को हमने सेल कर दिया, सेल करने की वजह से जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। अब आप बोलोगे रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा बिजनेस के अंदर आता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई अदर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई बिजनेस को कोई कमीशन रिसीव हुआ, यानी कोई बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ। अगर पैसा बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से बिजनेस में आ रहा है तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में वो रिसिप्ट आते हैं जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं बल्कि किसी स्पेशल एक्टिविटी को जनरेट करने से पैसा रिसीव होता है, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। मैंने दोनों के एग्जाम्पल बता दिए। अब देखो, वैसे ही कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट है। कैपिटल पेमेंट कौन सी होती है? कैपिटल पेमेंट, मान लो किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज किया, फिक्स एसेट्स को बिजनेस में परचेज किया तो बिजनेस ने पैसा बिजनेस से बाहर गया, यानी बिजनेस ने पेमेंट कर दी। तो कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या है? कैपिटल पेमेंट का मतलब, मान लो किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के बदले में जो पैसा दिया उसको कैपिटल पेमेंट बोलते हैं। या फिर क्रेडिटर्स हमारे ड्यू थे, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी तो क्या आएंगी? कैपिटल पेमेंट बोलेंगे। अब रेवेन्यू पेमेंट कौन सी है? सैलरी पे की, वेजेस पे किया, कमीशन पे किया, रेंट पे किया, जो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो एक्सपेंस आते हैं बिजनेस के अंदर, जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे कैपिटल पेमेंट हो चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो, कहने का मतलब है सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। कैपिटल और रेवेन्यू कोई मायने नहीं रखता, दोनों ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? चाहे पैसा किससे रिलेटेड हो? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे पैसा करंट ईयर से रिलेटेड हो, और चाहे पैसा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, यानी ट्रांजेक्शन का टाइम पीरियड प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर कोई भी हो। लेकिन इन करंट ईयर अगर पैसा रिसीव होता है तो उसको किसमें इंक्लूड करेंगे? रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर। एग्जांपल लो, मान लो एक्सपेंस थे कुछ, मान लो इनकम थी, कुछ इनकम अक्रूड थी जो कमा तो ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, बल्कि वो इस ईयर एट प्रेजेंट ईयर वो इनकम रिसीव हुई, तो उसको कहाँ शो करेंगे? रिसिप्ट ऑन पेमेंट के अंदर। कहने का मतलब है चाहे इनकम, चाहे रिसिप्ट हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो,
अगर इस साल कैश में रिसीव हो रही है या फिर पेमेंट कर रहे हैं तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आएगी 100%। ऊपर बताया था चाहे पेमेंट कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे रिसिप्ट कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, अगर इस साल अकर हुई है, अगर इस साल उस ट्रांजेक्शन से पैसा बिजनेस में आया है या गया है तो उस ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, इस साइड रिसिप्ट आती है और इस साइड पेमेंट आती है। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट है, चाहे प्रीवियस ईयर की हो चाहे करंट ईयर की हो चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, चाहे रिसिप्ट का नेचर कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे पैसा बिजनेस में आ रहा है, इधर लिखेंगे रिसिप्ट साइड, अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस से गया पैसा, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इतना ध्यान रखना कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और कैश बुक हमेशा कैश बेसिस पर तैयार होता है। कौन से बेसिस पर, कैश बेसिस पर, कभी भी अक्रूवल बेसिस पर इनको प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पर उन ट्रांजेक्शन को भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट के अंदर है, यानी जो कैश में कन्वर्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो, पहला था अपना पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट था एनपीओ का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एनपीओ का दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ये कुछ नहीं है, ये कैश बुक की समरी है, जटीज कैश बुक है। नेम प्लेट चेंज की है, कैश बुक की नेम प्लेट रिमूव करी और नई नेम प्लेट लगा दी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर की है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन ओपन करता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब अपनी करंट ईयर की एक्सपेंस और करंट ईयर की इनकम को देखना चाहते हैं कि इनकम ज्यादा है या फिर एक्सपेंस ज्यादा है, तो उसके लिए जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। सेम किसके जैसे है, सेम एज इट इज पी एंड एल अकाउंट के जैसे हैं। पी एंड एल पहले नेम प्लेट क्या थी, पहले नेम प्लेट थी पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पर पहले लिखते थे पी एंड एल अकाउंट, हमने क्या करी, उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक नई नेम प्लेट लगा दी। वो कौन सी थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहने का मतलब है एज इट इज पी एंड एल अकाउंट के जैसे है कौन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिर्फ नाम चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ इससे ज्यादा। और एक ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। जितने भी एक्सपेंस है डेबिट करो, जितनी भी इनकम है क्रेडिट करो। अब देखो इसका फॉर्मेट देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम एज इट इज पी एंड एल अकाउंट के जैसे है। यहाँ पर एक्सपेंस शो करता है, यहाँ पर इनकम शो करता है। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है जो करंट ईयर के हैं, ध्यान रखना, बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंस करंट ईयर के हैं, और एक्सपेंस भी कौन से होने चाहिए, ओनली रेवेन्यू नेचर के, ओनली रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और करंट ईयर के एक्सपेंस किसमें इंक्लूड करेंगे, इस एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड करेंगे। देखो एक बार आप आओ, अब बोलोगे आपने यहाँ पर ओनली वर्ड यूज किया। देखो यहाँ पर इस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम चाहे कैपिटल हो चाहे रिसिप्ट की पेमेंट हो, सॉरी चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे कैपिटल पेमेंट हो चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो, दोनों को इंक्लूड करते हैं। टाइम पीरियड कोई भी हो, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एज प्रेजेंट ईयर का बनता है, करंट ईयर का बनता है, तो सिर्फ करंट ईयर की एक्सपेंस और करंट ईयर की इनकम को शो करेंगे। और इनकम और एक्सपेंस कौन से आएंगे, ओनली रेवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर के रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की एक्सपेंस, सॉरी कैपिटल नेचर के एक्सपेंस और रिसिप्ट कभी भी इसके अंदर नहीं आते। कैपिटल नेचर की ना तो रिसिप्ट आएंगी और ना ही पेमेंट किसके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बेस पर ही तैयार होता है। पहले हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बेस पर हम क्या बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दोनों नेचर की ट्रांजेक्शन को शो किया गया था, कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन हो चाहे रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन हो। फिर जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया तो हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन ली, सिर्फ और सिर्फ हमने रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन ली। अब आप बोलोगे बाकी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगी, कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में जाएंगी। चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे कैपिटल पेमेंट हो, कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे।
और बाकी की जितनी भी ट्रांजेक्शन जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो और रेवेन्यू पेमेंट हो उसको कहाँ शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन थी वो दो टाइप की थी, या तो कैपिटल नेचर की थी या रेवेन्यू नेचर की। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन आएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन जाएंगी बैलेंस शीट में। एक पॉइंट ध्यान रखना, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बेस पर ही हमेशा क्या बनता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। अब देखो मैंने बताया कि एक नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम। अगर इनकम ग्रेटर देन है, अगर इनकम ग्रेटर देन है किसके ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर, तो क्या है, एनपीओ के लिए सरप्लस है, यानी एक बोल सकते हैं प्रॉफिट निकला है, किसके लिए, एनपीओ का प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज किया था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, हमारा मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज ना करके सरप्लस और डेफिशिट वर्ड को यूज करते हैं। अगर इनकम ग्रेटर देन है, एक्सपेंस है, तो बिजनेस के लिए सरप्लस है। अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो बिजनेस के लिए, एनपीओ के लिए क्या है, डेफिशिट है, यानी एक तरीके का लॉस है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया है उसको मैंने लिखा है, वो देखो। सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन आएंगी, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और रेवेन्यू नेचर की इनकम को यहाँ शो करेंगे। कहाँ से उठाएंगे इन रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और इनकम को, इस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से उठा लेंगे। अब देखो ओनली करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को शो करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ओनली करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंस को शो करेंगे, कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और एडजस्टमेंट भी साथ में की जाती है। देखो जब भी कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है, तो फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाता है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट शो की है, वो एडजस्टमेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लिखना भूल गए थे, उन एडजस्टमेंट को इंक्लूड करके ही हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। वैसे ही इस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दी होती हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होती है, उन ट्रांजेक्शन को, उन एडजस्टमेंट को, उन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर ही हमें क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, अब हमने दो अकाउंट को पढ़ लिया, क्या है, ये एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हमेशा किसके जैसे बनेगा, एज इट इज पी&एल के जैसे है, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एज इट इज कैश बुक के जैसे है। तो एक बार इसको ध्यान से देखना। अब अपना तीसरा और फाइनल पढ़ते हैं, बैलेंस शीट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये तीसरा पार्ट और फाइनल है, कौन सा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब बनती है, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्या प्रिपेयर करनी होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस शीट का परफॉर्मा भी सेम है और नाम भी एज इट इज ही है, ना तो उसके परफॉर्मा में कोई चेंज है और ना ही उसके नाम में कोई चेंज किया है, किसके, बैलेंस शीट के। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस शीट दोनों के लिए एज इट इज सेम है। अब देखो जब भी अपन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अज्यूम करो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2024 को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जो मेन पॉइंट मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही बैलेंस शीट को ओपन किया जाता है, कब, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होती है और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट है। करंट ईयर की बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को बनेगी, 31 मार्च 2024 को बनेगी। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी है, 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट बनानी है। यानी जब हम करंट ईयर के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे कुछ क्या मिलती है, कुछ एडजस्टमेंट दी होती है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन दी हुई होती है। उसके बाद जब हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट के नीचे कुछ क्या दी हुई मिलती है, एडजस्टमेंट है।
रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट उस एडजस्टमेंट के बेस पर हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे, इसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी प्रीवियस ईयर के डाटा के बेस पर इस साल में हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाएंगे। ये डाटा कौन से होंगे, ये डाटा है प्रीवियस ईयर की एसेट्स, प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी और कैपिटल आएंगे। कौन से, प्रीवियस ईयर की डाटा बना कब रहे, करंट ईयर के अंदर बना रहे। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग 1 जन को नहीं बनेगी। अब आप यहाँ लिख दोगे कि 1 जन 2024, बिल्कुल भी नहीं। 1 अप्रैल 2024, बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस शीट कब बनती है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनेगी, इस साल की बैलेंस शीट बनेगी और एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनेगी। अब देखो, पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। फिर हम बनाएंगे बीच में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद हम बाद में बनाते हैं बैलेंस शीट, और ये क्या है, फाइनल बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट को हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर की डाटा के बेस पर बनाई जाएगी। फिर उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और देन हम क्या बनाएंगे, देन बनाएंगे बैलेंस शीट, जो फाइनल बैलेंस शीट होगी, यानी जिस साल हम अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं उस साल के डेटा की। अब बैलेंस शीट जो बनाई जाती है ना, उसमें चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, वो ओनली और ओनली कैपिटल नेचर की आएंगी। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन से, चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, यानी चाहे रिसिप्ट है चाहे पेमेंट हो, दोनों के सिर्फ और सिर्फ कौन सा, सिर्फ कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन आएंगी। यानी बैलेंस शीट में या तो कैपिटल रिसिप्ट आएंगी या फिर कैपिटल पेमेंट आएंगी। अब मैं कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल दूं, अगर मान लो बिजनेस ने कोई लोन लिया तो बिजनेस के अंदर पैसा आया तो कैपिटल रिसिप्ट है। अगर मान लो बिजनेस ने किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, सेल करने की वजह से बिजनेस में पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट है। अब क्या है, कैपिटल पेमेंट कौन सी है, कैपिटल पेमेंट है, मान लो क्रेडिटर्स ड्यू थे, हमने पेमेंट कर दी, तो क्या है, कैपिटल पेमेंट है। किसी फिक्स एसेट्स को परचेज कर लिया, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग को परचेज कर लिया, बिजनेस से पैसा गया, तो कौन सी पेमेंट कहलाएगी, कैपिटल पेमेंट। कहने का मतलब है बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट आएगी। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली। सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट कहाँ शो करेंगे, हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब देखो, जब अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है प्रीवियस ईयर के एसेट्स और लायबिलिटी के बेस पर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ पर हम एसेट्स शो करेंगे और यहाँ पर हम लायबिलिटीज और कैपिटल जितनी भी है वो शो करेंगे। देखो, जब भी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो बैलेंस शीट बनती है तो यहाँ पर कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, कैपिटल फंड के अंदर कैपिटल फंड वर्ड यूज करेंगे। देखो, मान लो एसेट्स, टोटल एसेट्स हैं 100 और टोटल लायबिलिटी का टोटल करते हैं तो आता है 90। तो जो 10 का बैलेंसिंग फिगर है ना, उस 10 के बैलेंसिंग फिगर को हम क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल फंड डिनोट कर देंगे, और टोटल क्या कर देंगे, टोटल 90 के बजाय 100 कर देंगे। देखो, एसेट साइड का टोटल 100 रुपीज है मान लो, लायबिलिटी साइड का टोटल 90 है, तो जो 10 रुपए बच गया वो बैलेंसिंग फिगर, उस बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल फंड लिखकर शो करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा कहाँ, ये जाएगा फाइनल बैलेंस शीट के अंदर। हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल फंड के नाम से, यहाँ के बैलेंस को हम इस 10 रुपए को कहाँ लेके जाएंगे, इस फाइनल बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस कैपिटल फंड में हम क्या ऐड करेंगे, इस कैपिटल फंड में ऐड करेंगे करंट ईयर का सरप्लस या डेफिशिएट। किससे निकलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो सरप्लस आएगा जिसको हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अगर इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो डेफिशिएट आएगा और डेफिशिएट को हम यहाँ कैपिटल फंड में से लेस कर देंगे। इतना ही ध्यान रखना है। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकलता है, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं, उस कैपिटल फंड को हम फाइनल बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, और उसमें इस साइड वही करंट ईयर की एसेट्स और लायबिलिटी को शो करेंगे, यहाँ एसेट्स आएंगी और यहाँ पर लायबिलिटीज आएंगी। ऐड क्या करेंगे, जैसे कैपिटल के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को ऐड करते हैं, कब, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अब पढ़ रहे हैं एनपीओ को,
तो एनपीओ के अंदर हम प्रॉफिट और लॉस वर्ड को यूज ना करके हम सरप्लस और डेफिशिएट वर्ड को यूज कर रहे थे। सरप्लस है तो ऐड कर देंगे और डेफिशिएट है तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। एक पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि इन पे यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज ना करके कैपिटल फंड वर्ड को यूज करते हैं। दूसरा, बैलेंस शीट में हमेशा कैपिटल नेचर की ही ट्रांजेक्शन आती है, या तो कैपिटल रिसिप्ट आती है या फिर कैपिटल पेमेंट आती है। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट की ट्रांजेक्शन से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी जहां से इनको पैसा रिसीव होता है, जहां से इनको कुछ अमाउंट रिसीव होते हैं, जिनके बेस पर एनपीओ चलता है, उसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि एनपीओ से रिलेटेड कुछ आइटम है, कुछ टर्म है, उनको डिस्कस करते हैं। देखो, पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? देखो, सब्सक्रिप्शन एनपीओ की इनकम का मेन सोर्स है, यानी एनपीओ के पास पैसा कहाँ से आता है। हालांकि एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, फिर भी उसके पास पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है उसके पास डोनेशन से, पैसा आता है गवर्नमेंट ग्रांट से, पैसा आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से। ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे एनपीओ को अमाउंट रिसीव होती है, पेमेंट अमाउंट उसके अंदर एनपीओ में आती है। तो पहला पॉइंट जिससे एनपीओ में पैसा आता है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि देखो, एनपीओ की इनकम का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा है, यानी कुछ लोग, कुछ पर्सन होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अमाउंट डोनेट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कहाँ शो मिलेगी? अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो कहाँ मिलेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में मिलेगी। अगर एनपीओ में पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में मिलेगी किसकी अमाउंट? सब्सक्रिप्शन की अमाउंट। जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे, तब अगर वो रिसिप्ट कैपिटल नेचर की होती है तो बैलेंस शीट में जाती है, अगर वो रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाती है। अगर पेमेंट कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में जाएगी। अगर पेमेंट रेवेन्यू नेचर की है तो इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में डिनोट करेंगे। अब देखो, जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो एनपीओ को कंटिन्यू रिसीव होती रहती है। कभी कोई पर्सन डोनेट करता है, कभी कोई पर्सन चंदा देता है। तो ये क्या है? ये एनुअली इनकम है जो हर साल रिसीव होती रहती है। तो ये कौन सी इनकम है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये कौन सी रिसिप्ट है? ये रिसिप्ट तो हैं बट ये रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहाँ शो करते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड शो करते हैं। तो देखो कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रिसिप्ट हुई, रिसिप्ट है तो कहाँ मिलेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में मिलेगी। रिसिप्ट कौन सी थी? रेवेन्यू रिसिप्ट थी, क्योंकि ये अमाउंट कंटिन्यू मिलती रहती है, हर साल मिलती रहती है। रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ शो करेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ डाल देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, यानी क्रेडिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंस शो करते हैं और क्रेडिट साइड में हम इनकम शो करते हैं। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जब एनपीओ के मेंबर बनते हैं, वो उस टाइम अपनी अमाउंट, लमसम अमाउंट एक साथ दे देते हैं एनपीओ को। मान लो उनको 10 लाख रुपए देने थे, तो वो 10 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में ना देकर एक साथ लमसम अमाउंट एनपीओ को दे देते हैं। उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी लाइफ टाइम के लिए वे क्या बन गए? मेंबर बन गए। लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने की फीस क्या दे दी? एक साथ दे दी। कुछ पर्सन एनपीओ के मेंबर बनते टाइम लाइफ टाइम के लिए कुछ अमाउंट, लमसम अमाउंट दे देते हैं, यानी कुछ पर्सन जब एनपीओ के मेंबर बनते हैं तो लाइफ टाइम के लिए अमाउंट एक साथ दे देते हैं। उस अमाउंट को, वो अमाउंट क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। कौन सी नेचर की है? कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, मिलनी तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ही है।
लाइफ मेंबरशिप कहाँ मिलेगी? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में मिलेगी। अब देखो उसका नेचर कैपिटल है या फिर उसका नेचर रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए एक बार दे रहे हैं, इसका मतलब नेचर कौन सा है? कैपिटल नेचर है। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट कहाँ शो होती है? कैपिटल नेचर की रिसिप्ट जाती है बैलेंस शीट में, और कहाँ पर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में किसकी अमाउंट ऐड करेंगे? लाइफ मेंबरशिप फीस की अमाउंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है एंडोनमेंट फंड। देखो एंडोनमेंट फंड क्या है? पहले कई बार ये टर्म यूज करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग। देखो यहाँ तो लाइफ मेंबरशिप फीस, इस टर्म से समझ में आ गया, लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन रहे हैं और उसकी फीस प्रोवाइड कर रहा है कोई पर्सन। यहाँ क्या समझ आया? एंडोनमेंट फंड। कुछ समझ नहीं आया। देखो मानो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक एनपीओ में कुछ अमाउंट देता है, कुछ अमाउंट डोनेट देता है। वो कितनी अमाउंट देता है? 10 लाख रुपए। मिस्टर ए एक एनपीओ के अंदर 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है। 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके एनपीओ को बोलता है कि आप इस 10 लाख रुपए को एनपीओ के अंदर यूज नहीं करोगे। क्या करोगे? इस 10 लाख को एनपीओ में यूज नहीं करोगे, बल्कि एनपीओ से बाहर इन्वेस्ट करोगे। कहाँ करोगे? किसी अदर सिक्योरिटीज के अंदर इसको इन्वेस्ट करोगे। इसके इन्वेस्ट करने से जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, उस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से क्या करना है? आप अपने एनपीओ के एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हो। एक बार फिर से बताती हूँ, एंडोनमेंट फंड क्या है? एक पर्सन यानी मिस्टर ए मान लो एनपीओ के अंदर कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, जैसे 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है, तो एनपीओ के ऊपर ये बाउंडेशन लगाता है कि आप इस 10 लाख रुपए को एनपीओ में यूज नहीं करोगे। अमाउंट सेफ रहनी चाहिए 10 लाख, बल्कि इस 10 लाख को आप बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करोगे और उस इन्वेस्ट के ऊपर जो इनकम रिसीव होगी, उस इनकम का यूज आप अपने एनपीओ में कर सकते हो। चाहे उस इनकम से आप अपने एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हो या फिर किसी अदर चीज़ में उसको यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है एंडोनमेंट फंड में लमसम अमाउंट सेफ रहती है, टोटल अमाउंट सेफ रहेगी। इससे जो इन्वेस्ट करने से जो इनकम रिसीव होगी उसको एनपीओ में यूज किया जाएगा। ये क्या है? लमसम अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट होती है और वो बार बार नहीं पे करते, बार बार कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो ये कौन से नेचर की रिसिप्ट है? ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में मिलेगी। उसको कहाँ शो करेंगे हम? उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हर साल पे नहीं की जाती, लमसम अमाउंट एक साथ पे करते हैं कई सालों के लिए। तो वो अमाउंट हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ शो करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। देखो यहाँ बोल रखा था कि नॉट यूज फॉर एनपीओ, वो अमाउंट एनपीओ को यूज नहीं करनी है 10 लाख, बट इस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है ताकि जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हो उससे एनपीओ अपने एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकता है। तो एंडोनमेंट फंड कहाँ शो करेंगे? एंडोनमेंट फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जिसको टर्म को पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, इसका मीनिंग आपको ध्यान रखना ही होगा। इसमें इस लमसम अमाउंट को यूज नहीं करेंगे, बल्कि इससे जो इनकम रिसीव होगी उसको एनपीओ में यूज करेंगे। अब देखते हैं फोर्थ टर्म। नेक्स्ट टर्म है अपने पास एंट्रेंस फीस। अब देखो एंट्रेंस, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी अपन पीजी या यूजी करते हैं तो क्या देते हैं? एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है अपन उस यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं? एग्जाम दे रहे हैं। क्वालिफाई करने के बाद उस यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर उस कॉलेज के अंदर अपन एंटर कर सकते हैं। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का मतलब है कोई भी पर्सन जब एनपीओ में एंटर करता है, एंटर करने का मतलब है जब एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है, उस टाइम पर जो फीस पे करता है, यानी जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर? एनपीओ के अंदर, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस यानी एडमिशन फीस। जब कोई भी पर्सन एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो एनपीओ में एंटर करते टाइम, मेंबर बनते टाइम जो फीस पे की जाती है किसको? एनपीओ को, उसको क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फीस बोलते हैं। देखो आगे लिख रखा है, देखो न्यू मेंबर की एंट्री पर जो अमाउंट नया मेंबर एनपीओ को पे करेगा उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस।
अब देखो एंट्रेंस फीस का नेचर कैपिटल रिसिप्ट भी और रेवेन्यू रिसिप्ट भी। ऐसे कैसे? मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन या तो कैपिटल होगी नेचर की होगी या फिर रेवेन्यू नेचर की होगी। देखो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग अपनी अपनी राय दी है। कैसे? जैसे मान लो कुछ लोग मानते हैं कि जो एंट्रेंस फीस होती है वो कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि जब मान लो मिस्टर ए एनपीओ के अंदर एंटर करता है, उस टाइम पर मिस्टर ए जब फर्स्ट टाइम एनपीओ में एंटर किया उसी टाइम पर सिर्फ एंट्रेंस फीस पे की जाती है। यानी वन टाइम एंट्रेंस फीस पे की जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी मेंबर के द्वारा जो एनपीओ के अंदर एंटर करता है उस टाइम पर। तो वो लोग क्या मानते हैं? वो लोग इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मानने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है? देखो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होती रहती है, यानी साल दर साल ये अमाउंट रिसीव होती रहती है। जैसे मान लो इस साल मिस्टर ए ने एनपीओ का मेंबरशिप ली, नेक्स्ट ईयर मिस्टर बी ने ली, नेक्स्ट ईयर मिस्टर सी ने ली। इस ऐसे क्या है कि पर्सन लगातार एनपीओ के मेंबर बनते रहते हैं, तो ईयर टू ईयर क्या होती है ये अमाउंट रिसीव होती रहती है। तो कुछ लोग इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं क्योंकि एक पर्सन जब एनपीओ में एंटर करता है तो वो सिर्फ एंटर के टाइम पर ही इस फीस को प्रोवाइड करता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मानने के पीछे लोगों का कंसेप्ट है कि इसको मेंबर बनते रहते हैं एनपीओ के अंदर, तो वो कंटिन्यू जैसे जैसे कोई भी पर्सन मेंबर बनता जाएगा एनपीओ के अंदर ये एंट्रेंस फीस कंटिन्यू रिसीव होती रहती है, इसलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोला गया था। अब जब तक क्वेश्चन में कुछ डिफाइन नहीं कर रखा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट बोला है तो रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोला है तो कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। मान लो कुछ भी नहीं कह रखा तो हम एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट कंसीडर करेंगे। कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट कंसीडर करके कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ दिखाएंगे? इनकम साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट टर्म है डोनेशन। देखो डोनेशन क्या है? जब भी कोई पर्सन एनपीओ के अंदर कुछ अमाउंट डोनेट करता है, दान करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसको क्या बोलते हैं? डोनेशन बोलते हैं। अब डोनेशन दो टाइप का हो सकता है, या तो स्पेसिफिक डोनेशन है या फिर जनरल डोनेशन है। देखो स्पेसिफिक डोनेशन अगर मान लो मिस्टर ए ने एक एनपीओ के अंदर 10 लाख रुपए डोनेट किए, कुछ भी नहीं बोला गया, तो वो अमाउंट जनरल डोनेशन मानी जाएगी, यानी उसको किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है एनपीओ के अंदर। स्पेशल डोनेशन का मतलब है जब मिस्टर ए ने एनपीओ के अंदर 10 लाख रुपए डोनेट किए, लेकिन बोल दिया साथ में डोनेशन फॉर बिल्डिंग। क्या बोल दिया? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, यानी जिस जो स्पेशल चीज मेंशन की है सिर्फ उसी चीज के लिए डोनेट किया है और उसी चीज के कंसिडर, यानी मान लो बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया है तो सिर्फ बिल्डिंग के लिए ही उस अमाउंट को यूज किया जाएगा। तो स्पेसिफिक डोनेशन में कोई स्पेशल पर्पज शो किया जाता है और जनरल डोनेशन में कोई भी स्पेशल पर्पज शो नहीं किया जाता, हम किसी भी पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर कोई डोनेशन दिया है तो उसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन को हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हैं। जनरल डोनेशन हमेशा क्या होता है कि किसी भी पर्पज के लिए यूज हो सकता है, उसको कहाँ शो करते हैं? उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट मानी गई थी। अब देखो नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी और डोनेशन एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहले लेगेसी का मीनिंग देखो। लेगेसी क्या होती है? एक मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, मिस्टर ए ने ये लिख दिया, ये स्टेटमेंट लिखी कि जब तक मेरी डेथ नहीं होती तब तक तो ये प्रॉपर्टी मेरी है। आफ्टर माई डेथ ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? किसी एनपीओ की हो जाएगी। वो उस एनपीओ को डिफाइन करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी डेथ के बाद मिस्टर एनपीओ, मतलब मान लो कोई एनपीओ है, नाम जैसे ए लिमिटेड एनपीओ है, तो ए लिमिटेड एनपीओ ऐसे क्या हो जाएगा? उस एनपीओ की हो जाएगी। तो जब तक मिस्टर ए की डेथ नहीं होती तब तक उस अमाउंट को जो मिस्टर ए ने हालांकि डोनेट कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है? वो एनपीओ यूज नहीं कर सकता। डोनेशन और लेगेसी में फर्क क्या है? डोनेशन में जैसे ही अमाउंट डोनेट की जाती है एनपीओ को, तो एनपीओ एट ए टाइम उस अमाउंट को यूज कर सकता है। लेगेसी के अंदर क्या है कि मान लो मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट एनपीओ में डोनेट की, लेकिन जब तक मिस्टर ए की डेथ नहीं हो जाती, इस लेगेसी की अमाउंट को एनपीओ यूज नहीं कर सकता, यानी इस अमाउंट को डोनेट करते ही एनपीओ यूज कर सकता है। लेगेसी की अमाउंट को एनपीओ डोनेट करते यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मिस्टर ए ने स्टेटमेंट लिखी है कि आफ्टर माय डेथ
तो क्या है, जब तक मिस्टर ए की डेथ नहीं होगी तब तक उस अमाउंट को अपन यूज नहीं कर सकते। तो लेगेसी में क्या बोला गया था, देखो मिस्टर ए ने आफ्टर माई डेथ, क्या मेरी डेथ के बाद ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, एनपीओ को ट्रांसफर हो जाएगी, और इसकी डेथ के बाद ही एनपीओ इस अमाउंट को यूज कर पाएगा। अब देखो स्पेसिफिक कंडीशन होगा, अगर लेगेसी में कुछ स्पेशल डिफाइन किया गया है, किसी स्पेशल पर्पज के लिए लेगेसी है तो शो करेंगे बैलेंस शीट में। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज शो नहीं कर रखा तो हम कहाँ शो करेंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। इसका मतलब क्या है, देखो पेड टू नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स का मतलब है कि वो पर्सन जो एनपीओ का मेंबर नहीं, उस पर्सन को पे किया जाता है। ये क्या है, ये एनपीओ पे करता है, ये एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीओ का एक्सपेंस है। इसको कहाँ शो करते हैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, किसको, ऑनरेरियम को। ऑनरेरियम क्या है कि ये एनपीओ के लिए एक एक्सपेंस है। ये क्या है, ये नॉन मेंबर को पे किया जाता है। अब नॉन मेंबर का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो एनपीओ का मेंबर नहीं है उसको नॉन मेंबर बोलते हैं। अब नॉन मेंबर को ऑनोरेरियम का पेमेंट क्यों करेंगे, देखो ऑनोरेरियम का मतलब है कि कोई पर्सन मान लो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओ में आता है, एनपीओ के अंदर आता है, कोई लेक्चर दे के जाता है, कोई स्पेसिफिक गाइड करके जाता है, तो उसकी कुछ फीस पे करनी पड़ती है, उस फीस को हम क्या बोलते हैं, ऑनोरेरियम बोलते हैं। यानी ऑनोरेरियम की पेमेंट करनी है, और पेमेंट किसको होती है, नॉन मेंबर को होती है, यानी वो एनपीओ का मेंबर नहीं होता, वो बाहर से कोई एक्सटर्नल पर्सन आके कोई गाइडेंस देता है, कोई स्पेसिफिक टास्क के बारे में बताता है, तो उससे रिलेटेड वो फीस चार्ज करता है। फीस चार्ज करता है तो वो बिजनेस के लिए, वो एनपीओ के लिए एक्सपेंस है, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं। अब कुछ एक दो टर्म बाकी और हैं, उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म अपने पास सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, यानी एनपीओ के अंदर कुछ फिक्स एसेट्स हैं, उन फिक्स एसेट्स को एनपीओ ने सेल किया, तो उस अमाउंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कहाँ शो करेंगे। देखो सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स का क्या करना है अपने को, टोटल अमाउंट शो कहाँ मिलेगी अपने को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में मिलेगी। देखो सेल कर दिया, मान लो फर्नीचर था और फर्नीचर को एनपीओ ने सेल कर दिया, सेल करने से जो भी अमाउंट मिलेगी उसको कहाँ शो करेंगे, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, कहाँ शो करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। सबसे पहले एंट्री कहाँ होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो एसेट्स के सेल करने से बिजनेस के अंदर पैसा आया है तो कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पर हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब देखो कैसे एंट्री करेंगे मान लो फर्नीचर की वैल्यू टोटल थी 50,000, 50,000 रुपये का टोटल फर्नीचर था। उस फर्नीचर में से 10,000 रुपये का फर्नीचर क्या कर दिया, पार्ट ऑफ सेल्स, यानी इस फर्नीचर में से, इस टोटल फर्नीचर में से 10,000 रुपये का फर्नीचर हमने सेल कर दिया। 10,000 की कॉस्ट का फर्नीचर अलग किया और उस फर्नीचर को क्या कर दिया, सेल कर दिया। फर्नीचर को सेल कितने में किया, फर्नीचर की सेल्स वैल्यू थी 4,000 रुपये, यानी 10,000 के फर्नीचर को 4,000 में सेल कर दिया। 10,000 का फर्नीचर बिजनेस से गया, एनपीओ से गया, तो क्या करेंगे, जहां पर फर्नीचर की टोटल वैल्यू शो कर रही है, कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर में शो कर रखा होगा फर्नीचर 50,000, वहां से क्या करेंगे, 10,000 की अमाउंट लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 50,000 में से 10,000 का फर्नीचर सेल कर दिया। अब देखो 4,000 रुपये में उस फर्नीचर को क्या किया गया, सेल किया गया है। अब देखो लॉस कितना हुआ, 10,000 रुपये का फर्नीचर 4,000 रुपये में सेल कर दिया, तो 6,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। उस लॉस को हम कहाँ शो करेंगे, उस लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। देखो मैंने 2 एंट्री बताई हैं, पहले क्या करेंगे, 10,000 रुपये का जो सेल किया है ना उसको इस फर्नीचर में से लेस कर देंगे, क्योंकि अभी वो एनपीओ के अंदर है ही नहीं, उतनी अमाउंट का, उतने पार्ट का जो फर्नीचर था वो सेल कर दिया। 50,000 में से 10,000 लेस करके 40,000 बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब है कि 10,000 के फर्नीचर को 4,000 में बेच दिया,
6,000 रुपये का जो लॉस हुआ है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस में शो कर देंगे। कहाँ पर शो करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, अच्छा एक और रहेगी, देखो सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर एंड, अगर बिजनेस के अंदर कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, कुछ अदर इक्विपमेंट हैं, कोई अदर स्पेयर पार्ट हैं, अगर बिजनेस में अगर एनपीओ के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स या न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, उनको सेल करने से जो भी अमाउंट रिसीव होती है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाती है और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं। ये तो होती हैं अपनी कुछ टर्म है, कुछ आइटम हैं जो एनपीओ से रिलेटेड हैं, जिनको अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्म है अपनी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। अगर एनपीओ के अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो सब्सक्रिप्शन उसका एक मेन पार्ट होगा, यानी मैक्सिमम चांस होते हैं कि सब्सक्रिप्शन से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पुटअप किया जाएगा। अब देखो सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? चंदा, यानी एनपीओ की इनकम का सबसे मेन सोर्स सब्सक्रिप्शन है। यानी अगर कोई भी पर्सन एनपीओ के अंदर बाहर से कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, डोनेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब सब्सक्रिप्शन कहाँ मिलता है अपने को, कहाँ शो करते हैं? जब भी एनपीओ अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है तो एनपीओ के अंदर जितनी भी अमाउंट रिसिप्ट होती हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, उनको कहाँ शो करते हैं? उनको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में शो करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या है? सब्सक्रिप्शन का नेचर है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो भी और कैपिटल रिसिप्ट है तो भी हम क्या करेंगे? सभी रिसिप्ट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में शो करते हैं। अब देखो सब्सक्रिप्शन को जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, यानी जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे तो कैसे शो करेंगे? सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे सब्सक्रिप्शन के पॉइंट से। हमने शो कर दिया, मान लो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दे रखी थी 10,000, हमने 10,000 से सब्सक्रिप्शन को शो कर दिया। अब देखो कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर का है और इस साल रिसीव हुआ है, कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो इस साल का है और इस साल के एंड में रिसीव हुआ है, कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा रिसीव होता है जो प्रेजेंट ईयर का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है, बल्कि नेक्स्ट ईयर का है, बट रिसीव इसी साल हो गया है। तो उस आउटस्टैंडिंग या एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको देखना है। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कहाँ शो कर दी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो कर दी हमने। किसकी अमाउंट? सब्सक्रिप्शन की अमाउंट। क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है? एनपीओ की इनकम का सबसे मेन सोर्स है। यानी इनकम एनपीओ के लिए क्या है? एनपीओ के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाती है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती हैं। अब देखो इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, मेन इनकी कैलकुलेशन है वो देखना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगनिंग के अंदर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, किसकी? सब्सक्रिप्शन की, और वो अमाउंट अब रिसीव होगी। करंट ईयर के अंदर देखो सब्सक्रिप्शन की सिर्फ उसी अमाउंट को कंसीडर करना है जो करंट ईयर की है। रीज़न क्या है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमने कहाँ शो किया? हमने शो किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली और ओनली करंट ईयर की रिसिप्ट और करंट ईयर की पेमेंट को ही कंसीडर करेगा। तो इसलिए हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर की पेमेंट को ही कंसीडर करेंगे, यहाँ पर बाकी को हम लेस कर देंगे। ध्यान रखना, इनकम और एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस यानी करंट ईयर की रिसिप्ट और पेमेंट को कंसीडर करेगा, बाकी किसी चीज़ को कंसीडर, यानी चाहे फ्यूचर से रिलेटेड हो चाहे पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, पीछे की और आगे की किसी भी टर्म को कंसीडर नहीं करेगा। अब देखो पहला पॉइंट अपने पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगिनिंग में, करंट ईयर के मान लो ईयर अभी चल रहा था, अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने हैं 31 मार्च 2024 को, तो इसका ओपनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब देखो करंट ईयर के बिगिनिंग में, इस साल के बिगिनिंग में, यानी यहाँ 1 अप्रैल को क्या? 1 अप्रैल को मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, यानी पिछले साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन ड्यू था,
वो पिछले साल रिसीव नहीं हुआ, बल्कि इस साल वो सब्सक्रिप्शन इस साल के शुरू में रिसीव हो गया। क्या वो इस साल की इनकम है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पिछले साल की इनकम थी, वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और वो इस साल रिसीव हुई, तो क्या इस साल ऐड करेंगे? नहीं, उस सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में से उस सब्सक्रिप्शन को लेस कर देंगे जो पिछले साल का था, बल्कि इस साल के शुरू में रिसीव हो गया। रीज़न क्या है? क्योंकि वो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं था, इसलिए हमने लेस कर दिया। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड में क्या हो गया? रिसीव हो गया, यानी इस साल का सब्सक्रिप्शन है और इसी साल रिसीव हो गया, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इस साल का सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन एंड में जाकर रिसीव हो गया, तो इसी साल की इनकम है, उसको इसी साल में कंसीडर करेंगे। इसलिए उस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एंड में रिसीव हुआ है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर इन शॉर्ट बताऊं तो अगर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग बैलेंस को लेस करते हैं और आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करते हैं। इन शॉर्ट ध्यान रख लेना क्या है, अगर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होती है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया। इसको ऐड क्यों किया गया? क्योंकि ये इसी साल का सब्सक्रिप्शन है और इसी साल के एंड में रिसीव हो गया। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में रिसीव हुआ, हालांकि ये इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था जो अब रिसीव हुआ है, इसलिए हमने इसको यहाँ से लेस कर दिया। अब नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू के अंदर क्या है? एट द बिगिनिंग। देखो साल के शुरू के अंदर क्या रिसीव हुआ है? एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। मान लो कब सब्सक्रिप्शन कब रिसीव हुआ? 1 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होगी। रिसीव कौन सी? एडवांस के लिए, यानी 1 अप्रैल को एडवांस में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होगी। किस साल के लिए? इसी करंट ईयर के लिए, तो उसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है, इसी साल का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन वो क्या है? बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर वो रिसीव हो गया, उसको एडवांस सब्सक्रिप्शन मानेंगे और उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे इस साल की इनकम के अंदर। नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ये देखो कब रिसीव हुआ है? करंट ईयर के अंदर रिसीव हुआ है, एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में रिसीव हुआ है, यानी वो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है। एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, लेकिन कब रिसीव हुआ है? करंट ईयर के एंड में रिसीव हुआ है, यानी वो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, बल्कि क्या है? नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए हम प्रेजेंट के अंदर जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहे हैं उसमें से लेस कर देंगे, यानी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से लेस करेंगे। अगर इन शॉर्ट बोलूँ, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसके ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे, और अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है कब? क्लोजिंग बैलेंस को क्या करेंगे? लेस करेंगे। इन शॉर्ट बताऊं, बिल्कुल चारों टर्म को शॉर्ट बताऊं, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस को लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखो कैसे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस को लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के क्लोजिंग बैलेंस को हम ऐड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, प्रीपेड या फिर एडवांस बोल सकते हैं इसको। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे कर दिया तो ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग एडवांस को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इतना ही ध्यान रखना है। ध्यान रखने की बात है, इसी साल की इनकम को इसी साल कंसीडर करेंगे। अगर लास्ट ईयर की इनकम है तो उसको इस साल कंसीडर नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है तो भी उसको इस साल कंसीडर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब जो प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन इशू हुआ उसमें से लेस कर देंगे। तो ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है तो ओपनिंग एडवांस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और क्लोजिंग एडवांस को क्या करेंगे? लेस करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये अपना है सब्सक्रिप्शन का पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब छोटे मोटे 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स का
अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, उनको देखते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग वो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, उसमें से एक पॉइंट स्किप हो गया। देखो कौन सा था, हमने उनको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो शो कर दिया, बट अगर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट में शो किया हुआ है किसको, सब्सक्रिप्शन को, कि इतना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इतना प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, तो क्या करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन की दो जगह शो करते हैं एंट्री को। तो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ऐड या लेस करके दिखा दिया। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, तो उसको हम कहाँ शो करेंगे। देखो अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है किसका, सब्सक्रिप्शन का। अगर सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। और अगर सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको कहाँ शो करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस को शो करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही एडवांस का है। अगर ओपनिंग एडवांस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे कहाँ पर, एसेट साइड में। और अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे, किसको, अगर एडवांस में पे किया तो उसके लिए। तो ये वाला पॉइंट स्किप हो गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। देखो हमने क्या किया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जितनी भी इनकम आती है, उन इनकम में से मैंने एक पॉइंट उठाया था सब्सक्रिप्शन का। मैंने उसको ट्रीट करके दिखाया था कि कैसे आउटस्टैंडिंग को और कैसे एडवांस को ट्रीट करना है, वैसे ही सभी इनकम को ट्रीट करना है। अब बारी आते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड की। एक्सपेंस के अंदर मान लो कोई भी एक्सपेंस है रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग है और रेंट प्रीपेड है, तो उसको कैसे शो करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मान लो कुछ भी शो कर रखा है, मान लो 10,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अगर इस साल के अंदर अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है तो आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग बैलेंस को लेस करेंगे और आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करेंगे। जितनी अमाउंट आएगी इसको हम कहाँ शो करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड के अंदर, उधर फाइनल कॉलम में शो कर देंगे। अब देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कहाँ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला। अब आता है प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दी, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो प्रीपेड एक्सपेंस, मान लो रेंट ही एडवांस में पे कर दिया, तो इधर लिख देंगे हम रेंट 10,000। अब अगर ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसको ऐड करेंगे, और अगर प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको लेस करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस लेस होता है और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस ऐड होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस ऐड होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, लेस होता है। इतना ध्यान रखना, जो अमाउंट आएगी उसको हम कहाँ शो करेंगे, मेन कॉलम के अंदर शो करेंगे। अब ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस को कहाँ शो करेंगे और क्लोजिंग को, ओपनिंग प्रीपेड बैलेंस जाएगा एनपीओ की ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एनपीओ की क्लोजिंग बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा, एसेट साइड के। तो ये है अपना एक्सपेंस वाला। अब नेक्स्ट अपने पास कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी ऐसे गुड्स हैं जो कहाँ यूज हो रहे हैं, जो एनपीओ के अंदर कंज्यूम किए जा रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी वो गुड्स जिनको कंज्यूम करने के लिए, जिनको यूज करने के लिए परचेज किया था, उसके अमाउंट शो करेंगे। उसमें अगर ओपनिंग बैलेंस है, कुछ ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड कर देंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच गया तो उसको लेस कर देंगे। इतना ही है बस, ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। जो ये अमाउंट आएगी उसको हम क्या कर देंगे, फाइनल कॉलम में शो कर देंगे। ये है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो अपना आज चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। तो कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं एनपीओ के, 3। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम टू सेम किसके है, कैश बुक के। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेम टू सेम किसके है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के।
और तीसरा है बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट के बराबर ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज हालांकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी नहीं है। परफॉर्मा वही है, ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट साइड सेम लिखे जाते हैं, सिर्फ नाम प्लेट चेंज की है, सिर्फ घर की नेम प्लेट चेंज हुई है, कैश बुक की जगह रिसिप्ट और पेमेंट लगा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम और एक्सपेंडिचर वर्ड को यूज कर लिया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये है अपना एनपीओ का टॉपिक। थैंक यू।